अभी तक हमने चंद्रकांता की कहानी में सुना कि जब दोबारा कुमार उस बाग में गए तो अचानक उन्होंने एक बाघ देखा और उस बाघ को देखते ही वो चौंक पड़े। अब आगे बयान 6। तेज सिंह ने कुंवर वीरेंद्र सिंह से पूछा, आप इस बाघ को देखकर चौंके क्यों? इसमें कौन सी अद्भुत चीज पर आपको नजर पड़ी? कुमार, मैं इस बाघ को पहचान गया। तेज सिंह ताज्जुब से, आपने इसे कब देखा था? कुमार, यह वही बाघ है जिसमें मैं लश्कर से लाया गया था। इसी में मेरी आंखें खुली थी। इसी बाग में जब आंखें खुली तो कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर देखी थी और इसी बाग में खाना भी मिला था, जिसे खाते ही मैं बेहोश होकर दूसरे बाग में पहुंचाया गया था। वह देखो, सामने वह छोटा सा तालाब है जिसमें मैंने स्नान किया था। दोनों तरफ जामुन के पेड़ कैसे ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। तेज सिंह, हम भी इस बाग की सैर कर लेते तो बेहतर था। कुमार, चलो घूमो। मैं ख्याल करता हूँ कि उस कमरे का दरवाजा भी खुला होगा जिसमें कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर देखी थी। चारों आदमी उस बाग में घूमने लगे। कमरे के दरवाजे खुले हुए थे। जो जो चीजें पहले कुमार ने देखी थी आज भी नजर पड़ी। सफाई भी अच्छी थी। किसी जगह गर्द या कतवार का नामो निशान न था। पहली दफा जब कुमार इस बाग में आए थे तब इनकी दूसरी ही हालत थी। ताज्जुब में भरे हुए थे, तबीयत घबरा रही थी, कई बातों की सोच घेरे हुए थी, इसलिए इस बाग की सैर पूरी तरह से नहीं कर सके थे। पर आज अब अय्यारों के साथ हैं। किसी बात की फिक्र नहीं, बल्कि बहुत से अरमानों के पूरा होने की उम्मीद बन रही है। खुशी खुशी अय्यारों के साथ घूमने लगे। आज इस बाग की कोई कोठरी, कोई कमरा, कोई दरवाजा बंद नहीं है। सब जगहों को देखते देखते अपने अय्यारों को दिखाते और मौके मौके पर यह भी कहते जाते, इस जगह हम बैठे थे, इस जगह भोजन किया था, इस जगह सो गए थे, कि दूसरे बाग में पहुंचे। तेज सिंह ने कहा, दोपहर को भोजन करके सो रहने के बाद आप जिस कमरे में पहुंचे थे जरूर उस बाग का रास्ता भी कहीं इसी बाग में से होगा। अच्छी तरह घूमकर खोजना चाहिए। कुमार, मैं भी यही सोचता हूँ। देवी सिंह कुमार से, पहली दफा जब आप इस बाग में आए थे तो खूब खातिर की गई थी। नहाकर पहनने के कपड़े मिले, पूजा पाठ का सामान दुरुस्त था, भोजन करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिली थी, पर आज तो कोई बात भी नहीं पूछता। यह क्या? कुमार, यह तुम लोगों के कदमों की बरकत है। घूमते घूमते एक दरवाजा इन लोगों को मिला जिसे खोल ये लोग दूसरे बाग में पहुंचे। कुमार ने कहा, बेशक ये वही बाग है जिसमें दूसरी दफा मेरी आंखें खुली थी। यह जहां कई औरतों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ताज्जुब है कि आज किसी की भी सूरत दिखाई नहीं देती। वाह रे चित्रनगर, पहले तो कुछ और था, आज कुछ और ही है। खैर चलो इस बाग में चलकर देखें कि क्या कैफियत है। वह तस्वीर का दरबार और रौनक बाकी है या नहीं। रास्ता याद है और मैं इस बाग में बखूबी जा सकता हूँ। इतना कहकर कुमार आगे बढ़े और उनके पीछे पीछे चारों अय्यार भी तीसरे बाग की तरफ बढ़े। बयान 7। विजयगढ़ के महाराज जयसिंह को पहले यह खबर मिली थी कि तिलिस्म टूट जाने पर भी कुमारी चंद्रकांता की खबर न लगी। इसके बाद यह मालूम हुआ कि कुमारी जीवित जागती हैं और उसी की खोज में वीरेंद्र सिंह फिर खो के अंदर गए हैं। इन सब बातों को सुन सुनकर महाराज जयसिंह बराबर उदास रहते थे। महल में महारानी की भी बुरी दशा थी। चंद्रकांता की जुदाई में खाना पीना बिल्कुल छूटा हुआ था। सूख के कांटा हो रही थी और जितनी औरतें महल में थीं सभी उदास और दुखी रहती थीं। एक दिन महाराजा जयसिंह दरबार में बैठे थे। दीवान हरदयाल सिंह जरूरी अर्जियां पढ़कर सुनाते और हुक्म लेते जाते थे। इतने में एक जासूस हाथ में छोटा सा लिखा हुआ कागज लेकर हाजिर हुआ। इशारा पाकर चौबदार ने उसे पेश किया। दीवान हरदयाल सिंह ने उससे पूछा, यह कैसा कागज लाया है और क्या कहता है? जासूस ने अर्ज किया, इस तरह के लिखे हुए कागज शहर में बहुत जगह चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं।
तिरमुहानियों पर, बाजार में, बड़ी बड़ी सड़कों पर इसी तरह के कागज नजर पड़ते हैं। मैंने एक आदमी से पढ़वाया था जिसके सुनने से मन में डर पैदा हुआ और एक कागज उखाड़ कर दरबार में ले आया हूँ। बाजार में इन कागजों को पढ़ पढ़ कर लोग बहुत घबरा रहे हैं। जासूस के हाथ से कागज लेकर दीवान हरदयाल सिंह ने पढ़ा और महाराज को सुनाया। यह लिखा हुआ था, नौगढ़ और विजयगढ़ के राजा आजकल बड़े जोर में आए होंगे। दोनों को इस बात की बड़ी शेखी होगी कि हम चुनारगढ़ फतेह करके निश्चिंत हो गए, अब हमारा कोई दुश्मन नहीं रहा। इसी तरह वीरेंद्र सिंह भी फूले न समाते होंगे, आजकल मजे में खो की हवा खा रहे हैं। मगर यह किसी को मालूम नहीं कि उन लोगों का बड़ा भारी दुश्मन मैं अभी तक जीवित हूँ। आज से मैं अपना काम शुरू करूंगा। नौगढ़ और विजयगढ़ के राजाओं, सरदारों और बड़े बड़े सेठ साहूकारों को चुन चुन कर मारूंगा। दोनों राज्य मिट्टी में मिला दूंगा और फिर भी गिरफ्तार ना होऊंगा। यह न समझना कि हमारे यहाँ बड़े बड़े अय्यार हैं। मैं ऐसे ऐसे अय्यारों को कुछ भी नहीं समझता। मैं भी एक बड़ा भारी अय्यार हूँ, लेकिन मैं किसी को गिरफ्तार ना करूंगा। बस जान से मार डालना मेरा काम होगा। अब अपनी अपनी जान की हिफाजत चाहो तो यहाँ से भागते जाओ। खबरदार खबरदार खबरदार। अय्यारों का गुरु घंटाल जालिम खां। इस कागज की इबारत सुनकर महाराज जयसिंह घबरा उठे। हरदयाल सिंह के भी होश जाते रहे और दरबार में जितने आदमी थे सभी कांप उठे। मगर सभी को तसल्ली देने के लिए महाराज ने गंभीर भाव से कहा, हम ऐसे ऐसे बुजदिलों के डराने से नहीं डरते, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अभी शहर में मुनादी करा दी जाए कि जालिम खां को गिरफ्तार करने की फिक्र सरकार कर रही है। यह किसी का कुछ न बिगाड़ सकेगा। कोई आदमी घबराकर या डर कर अपना मकान न छोड़े। मुनादी के बाद शहर में पहरे का इंतजाम पूरा पूरा किया जाए और बहुत से जासूस उस शैतान की टोह में रवाना किए जाएं। थोड़ी देर बाद महाराज ने दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह भी सलाम करके घर जाना चाहते थे, मगर महाराज का इशारा पाकर रुक गए। दीवान को साथ लेकर महाराज जयसिंह दीवान खाने में गए और एकांत में बैठकर उसी जालिम खां के बारे में सोचने लगे। कुछ देर तक सोच विचार कर हरदयाल सिंह ने कहा, हमारे यहाँ कोई अय्यार नहीं है जिसका होना बहुत जरूरी है। महाराज जयसिंह ने कहा, तुम इसी वक्त एक खत यहाँ के हालचाल का राजा सुरेंद्र सिंह को लिखो और वह विज्ञापन भी उसी के साथ भेज दो जो जासूस लाया था। महाराज के हुक्म के मुताबिक हरदयाल सिंह ने खत लिखकर तैयार किया और एक जासूस को देकर उसे पोशीदा तौर पर नौगढ़ की तरफ रवाना किया। इसके बाद महाराजा ने महल के चारों तरफ पहरा बढ़ाने के लिए हुक्म देकर दीवान को विदा किया। इन सब कामों से छुट्टी पाकर महाराज महल में गए। रानी से भी ये हाल कहा, वह भी सुनकर बहुत घबराई। औरतों में इस बात की खलबली मच गई। आज का दिन और रात इसी आश्चर्य में गुजर गई। दूसरे दिन फिर दरबार में एक जासूस ने कल की तरह एक और कागज लाकर पेश किया और कहा, आज तमाम शहर में इसी तरह के कागज चिपके दिखाई देते हैं। दीवान हरदयाल सिंह ने फिर से जासूस के हाथ से कागज लिया और पढ़कर महाराज को सुनाया। वाह वाह वाह, आपके किए कुछ न बन पड़ा तो नौगढ़ से मदद मांगने लगे। यह नहीं जानते कि नौगढ़ में भी मैंने उपद्रव मचा रखा है। क्या आपका जासूस मुझसे छिपकर कहीं जा सकता था? मैंने उसे खत्म कर दिया। किसी को भेजिए, उसकी लाश उठा लाए। शहर के बाहर कोस भर पर उसकी लाश मिलेगी, वही जालिम खां। इस इश्तेहार के सुनने से महाराज का कलेजा कांप उठा। दरबार में जितने आदमी बैठे थे सभी के छक्के छूट गए, अपनी अपनी फिक्र पड़ गई। महाराज के हुक्म से कई आदमी शहर के बाहर उस जासूस की लाश उठा लाने के लिए भेजे गए। जब तक उसकी लाश दरबार के बाहर लाई गई तब तक भारी भीड़ जमा हो गई। सभी की जुबान पर जालिम खां सवार था। नाम से लोगों के रोंगटे खड़े होते थे। जासूस के सिर का पता न था और जो खत वह ले गया था वह उसके बाजू से बंधा हुआ था। जाहिर है महाराज ने सभी को तसल्ली दी, मगर तबीयत में अपनी जान का भी खौफ मालूम हुआ। दीवान से कहा, शहर में मुनादी करा दी जाए कि जो कोई इस जालिम खां को गिरफ्तार करेगा उसे सरकार से 10,000 रुपया मिलेगा और यहाँ के कुल हालचाल का खत 5 सवारों के साथ नौगढ़ रवाना किया जाए। यह हुक्म देकर महाराज ने दरबार बर्खास्त किया। पांचों सवार जो खत लेकर नौगढ़ रवाना हुए डर के मारे कांप रहे थे। अपनी जान का डर था। आपस में इरादा कर लिया कि शहर से बाहर होते ही बेतहाशा घोड़े दौड़ाकर निकल जाएंगे, मगर ऐसा हो न सका। दूसरे दिन सवेरे ही फिर
इश्तिहार लिए हुए एक पहरेदार दरबार में हाजिर हुआ। लिखा हुआ था, इन 5 सवारों की क्या मजाल थी जो मेरे हाथ से बचकर निकल जाते। आज तो इन्हीं पर गुजरी, कल से तुम्हारे महल में खेल मचाऊंगा। लो अब खूब संभल कर रहना। तुमने यह मुनादी कराई है कि जालिम खां को गिरफ्तार करने वाला 10,000 का इनाम पाएगा। मैं भी कह देता हूँ कि जो कोई मुझे गिरफ्तार करेगा उसे 20,000 का इनाम दूंगा। वही जालिम खां। आज का इश्तहार पढ़ने से लोगों की क्या स्थिति हुई वे ही जानते होंगे। महाराज के तो होश उड़ गए। उनको अब उम्मीद ना रही कि हमारी खबर नौगढ़ पहुंचेगी। एक खत के साथ पूरी पलटन को भेजना यह भी जवामर्दी से दूर था। इसके सिवा दरबार में जासूसों ने यह खबर सुनाई कि जालिम खां के खौफ से शहर कांप रहा है। ताज्जुब नहीं कि 2 या 3 दिन में तमाम रियाया शहर खाली कर दे। यह सुनकर और भी तबीयत घबरा उठी। महाराज ने कई आदमी उन सवारों की लाशों को लाने के लिए रवाना किया। वहां जाते उन लोगों की जान कांपती थी, मगर हाकिम का हुक्म था, क्या करते, लाचार जाना पड़ता। 5 आदमियों की लाशें लाई गईं। उन सभी के सिर कटे हुए न थे। मालूम होता था फांसी लगाकर जान ली गई है, क्योंकि गर्दन पर रस्सी के दाग थे। इस कैफियत को देखकर महाराज हैरान होकर चुपचाप बैठे थे। कुछ अक्ल काम नहीं करती थी। इतने में सामने से पंडित बद्रीनाथ आते दिखाई दिए। आज पंडित बद्रीनाथ का ठाठ देखने लायक था। पोर पोर से फुर्तीलापन झलक रहा था। अय्यारी के पूरे ठाठ से सजे थे, बल्कि उससे फाजिल तीर कमान लगाए, चुस्त जांघिया कसे, बटुआ और खंजर कमर से, कमंद पीठ पर लगाए, पत्थरों की झोली गले में लटकती हुई, छोटा सा डंडा हाथ में लिए कचहरी में आ मौजूद हुए। महाराज को यह खबर पहले ही लग चुकी थी कि राजा शिवदत्त अपनी रानी को लेकर तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ चले गए और पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल वगैरह सब अय्यार राजा सुरेंद्र सिंह के साथ हो गए हैं। ऐसे वक्त में पंडित बद्रीनाथ का आ पहुंचना महाराज के वास्ते ऐसा हुआ जैसे मरे हुए पर अमृत बरसना। देखते ही खुश हो गए। प्रणाम करके बैठने का इशारा किया। बद्रीनाथ आशीर्वाद देकर बैठ गए। जयसिंह, आज आप बड़े मौके पर पहुंचे। बद्रीनाथ, जी हाँ, अब आप कोई चिंता न करें, 2-1 दिन में ही जालिम खान को गिरफ्तार कर लूंगा। जयसिंह, आपको जालिम खान की खबर कैसे लगी? बद्रीनाथ, इसकी खबर तो नौगढ़ ही में लग गई, जिसका खुलासा हाल दूसरे वक्त कहूंगा। यहाँ पहुंचने पर शहर वालों को मैंने बहुत उदास और डर के मारे कांपते देखा। रास्ते में जो भी मुझको मिलता था उससे बराबर तसल्ली देता था कि घबराओ मत, अब मैं आ पहुंचा हूँ। बाकी हाल एकांत में कहूंगा, और जो कुछ काम करना होगा उसकी राय भी दूसरे वक्त एकांत में ही आपके और दीवान हरदयाल सिंह के सामने पक्की होगी, क्योंकि अभी तक मैंने स्नान पूजा कुछ भी नहीं किया। इससे छुट्टी पाकर तब कोई काम करूंगा। अब महाराज जयसिंह के चेहरे पर कुछ कुछ खुशी दिखाई देने लगी। दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, पंडित बद्रीनाथ को आप अपने मकान में उतारिए और इनके आराम की कुल चीजों का बंदोबस्त कर दीजिए, जिससे किसी बात की तकलीफ ना हो। मैं भी अब उठता हूँ। बद्रीनाथ, शाम को महाराज के दर्शन कहाँ होंगे? क्योंकि उसी वक्त मेरी बातचीत होगी। जयसिंह, जिस वक्त चाहो मुझसे मुलाकात कर सकते हो। महाराज जयसिंह ने दरबार बर्खास्त किया। पंडित बद्रीनाथ को साथ ले दीवान हरदयाल सिंह अपने मकान पर आए और उनकी जरूरत की चीजों का पूरा पूरा इंतजाम कर दिया। कुछ दिन बाकी था। पंडित बद्रीनाथ ने जालिम खां के गिरफ्तार करने की तरकीब सोचने में गुजारा। शाम के वक्त दीवान हरदयाल सिंह को साथ लेकर महाराज जयसिंह से मिलने गए। मालूम हुआ महाराज बाग की सैर कर रहे हैं। वे दोनों बाग में गए। उस वक्त वहां महाराजा के पास बहुत से आदमी थे। पंडित बद्रीनाथ के आते ही वे लोग विदा कर दिए गए। सिर्फ बद्रीनाथ और हरदयाल सिंह महाराजा के पास रह गए। पहले कुछ देर तक चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त सिंह के बारे में बातचीत होती रही। इसके बाद महाराज ने पूछा, नौगढ़ में जालिम खां की खबर कैसे पहुंची? बद्रीनाथ, नौगढ़ में भी इसी तरह के इश्तिहार चिपकाए हैं, जिनके पढ़ने से मालूम हुआ कि विजयगढ़ में वह उपद्रव मचाएगा। इसीलिए हमारे महाराज ने मुझे यहाँ भेजा है। महाराज, इस दुष्ट जालिम खान ने वहां तो किसी की जान ना ली? बद्रीनाथ, नहीं, वहां अभी तक उसका दांव नहीं लगा। अय्यार लोग बड़ी मुस्तैदी से उसकी गिरफ्तारी की फिक्र में लगे हुए हैं। महाराज, यहाँ तो उसने कई खून किए। बद्रीनाथ, शहर में आते ही मुझे खबर लग चुकी है, खैर देखा जाएगा। महाराज, अगर ज्योतिषी जी को भी साथ लाते तो उनके रमल की मदद से बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाता। बद्रीनाथ, महाराज जरा इसकी बहादुरी की तरफ ख्याल कीजिए। इश्तिहार देखकर
डंके की चोट काम कर रहा है। ऐसे शख्स की गिरफ्तारी भी उसी तरह होनी चाहिए। ज्योतिषी जी की मदद की इसमें क्या जरूरत है? महाराज, देखें वह कैसे गिरफ्तार होता है। शहर भर उसके खौफ से कांप रहा है। बद्रीनाथ, घबराइए नहीं, सुबह शाम में किसी न किसी को गिरफ्तार करता हूँ। महाराज, क्या वे लोग कई आदमी हैं? बद्रीनाथ, जरूर कई आदमी होंगे। यह अकेले का काम नहीं है कि यहाँ से नौगढ़ तक की खबर रखे और दोनों तरफ नुकसान पहुंचाने की नियत करे। महाराज, अच्छा, जो चाहो करो, तुम्हारे आ जाने से बहुत कुछ तसल्ली हो गई, नहीं तो बड़ी ही फिक्र लगी हुई थी। बद्रीनाथ, अब मैं रुखसत होऊंगा, बहुत कुछ काम करना है। हरदयाल सिंह, क्या आप डेरे की तरफ नहीं जाएंगे? बद्रीनाथ, कोई जरूरत नहीं, मैं पूरे बंदोबस्त से आया हूँ और जिधर जी चाहेगा चल दूंगा। कुछ रात जा चुकी थी जब महाराजा से विदा हो बद्रीनाथ जालिम खां की टोह में रवाना हुए। बयान 8। बद्रीनाथ जालिम खां की फिक्र में रवाना हुए। वे क्या करेंगे, कैसे जालिम खां को गिरफ्तार करेंगे, इसका हाल किसी को मालूम नहीं। जालिम खां ने आखिरी इश्तिहार में महाराज को धमकाया था कि अब तुम्हारे महल में डाका डालूंगा। महाराज पर इश्तिहार का बहुत असर हुआ। पहरे पर आदमी चौगुने कर दिए गए। आप भी रात भर जागने लगे। हर दम तलवार का कब्जा हाथ में रहता था। बद्रीनाथ के आने से कुछ तसल्ली हो गई थी, मगर जिस रोज वे जालिम खां को गिरफ्तार करने चले गए, उसके दूसरे ही दिन फिर इश्तिहार शहर में हर चौमुहानियों और सड़कों पर चिपका हुआ लोगों की नजर पड़ा, जिसमें का एक कागज जासूस ने लाकर दरबार में महाराज के सामने पेश किया और दीवान साहब ने पढ़कर सुनाया। महाराज जय सिंह, होशियार रहना। पंडित बद्रीनाथ की अय्यारी के भरोसे भूलना मत। वह कल का छोकरा क्या कर सकता है। पहले तो जालिम खां तुम्हारा दुश्मन था, अब मैं भी पहुंच गया हूँ। 15 दिन के अंदर इस शहर को उजाड़ कर दूंगा और आज के चौथे दिन बद्रीनाथ का सिर लेकर 12 बजे रात को तुम्हारे महल में पहुंचूंगा। होशियार, उस वक्त भी जिसका जी चाहे मुझे गिरफ्तार कर ले। देखो तो कौन माई का लाल निकलता है। जो कोई महाराज का दुश्मन हो और मुझसे मिलना चाहे, वह टेटी चोटी में 12 बजे रात को मिल सकता है। आफत खां खूनी। इस इश्तिहार ने तो महाराज के बचे बचाए होश भी उड़ा दिए। बस यही जी में आता था कि इसी वक्त विजयगढ़ छोड़कर भाग जाए, मगर जवामर्दी और हिम्मत ऐसा करने से रोकती थी। जल्दी से दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह को साथ ले दीवान खाने में चले गए और इस नए आफत खां खूनी के बारे में बातचीत करने लगे। महाराज, अब क्या किया जाए, एक ने तो आफत मचाई रखी थी, अब दूसरे इस आफत खां ने आकर और भी जान सुखा दी। अगर ये दोनों गिरफ्तार ना हुए तो हमारे राज्य करने पर लानत है। हरदयाल सिंह, बद्रीनाथ के आने से कुछ उम्मीद हो गई थी कि जालिम खां को गिरफ्तार करेंगे, मगर अब तो उनकी जान भी बचती नजर नहीं आती। महाराज, किसी तरकीब से आज की यह खबर नौगढ़ पहुंचती तो बेहतर होता। वहां से बद्रीनाथ की मदद के लिए कोई और अय्यार आ जाता। हरदयाल सिंह, नौगढ़ जिस आदमी को भेजेंगे उसी की जान जाएगी। हाँ, 100-200 आदमियों के पहरे में कोई। जल्दी से दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह को साथ ले दीवान खाने में चले गए और इस नए आफत खां खूनी के बारे में बातचीत करने लगे। महाराज, अब क्या किया जाए, एक ने तो आफत मचाई रखी थी, अब दूसरे इस आफत खां ने आकर और भी जान सुखा दी। अगर ये दोनों गिरफ्तार ना हुए तो हमारे राज्य करने पर लानत है। हरदयाल सिंह, बद्रीनाथ के आने से कुछ उम्मीद हो गई थी कि जालिम खां को गिरफ्तार करेंगे, मगर अब तो उनकी जान भी बचती नजर नहीं आती। महाराज, किसी तरकीब से आज की यह खबर नौगढ़ पहुंचती तो बेहतर होता। वहां से बद्रीनाथ की मदद के लिए कोई और अय्यार आ जाता। हरदयाल सिंह, नौगढ़ जिस आदमी को भेजेंगे उसी की जान जाएगी। हाँ, 100-200 आदमियों के पहरे में कोई खच जाए तो शायद पहुंचे। महाराज गुस्से में आकर, नाम को हमारे यहाँ 50 जासूस हैं, बरसों से बैठकर खा रहे हैं, मगर आज एक काम उनके किए नहीं हो सकता। ना कोई जालिम खां की खबर लाता है, ना कोई नौगढ़ खत पहुंचाने लायक है। हरदयाल सिंह, एक ही जासूस के मरने से सभी के छक्के छूट गए हैं। महाराज, खैर आज शाम को हमारे कुल जासूसों को लेकर बाग में आओ। या तो कुछ काम ही निकालेंगे या सारे जासूस तोप के सामने रखकर उड़ा दिए जाएंगे, फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं खुद उस शैतान को पकड़ूंगा।
हरदयाल सिंह, जो हुक्म महाराज। बस अब जाओ, जो हमने कहा है उसकी फिक्र करो। दीवान हरदयाल सिंह महाराज से विदा हो अपने मकान पर गए, मगर हैरान थे कि क्या करें, क्योंकि महाराज को बेतरह क्रोध चढ़ाया था। उम्मीद तो यही थी कि किसी जासूस के किए कुछ ना होगा और वे बेचारे मुफ्त में तोप के आगे उड़ा दिए जाएंगे। फिर वे यह भी सोचते थे कि जब महाराज खुद उन दुष्टों की गिरफ्तारी की फिक्र में घर से निकलेंगे तो मेरी जान भी गई, अब जिंदगी की क्या उम्मीद है। बयान 9। कुंवर वीरेंद्र सिंह तीसरे बाग की तरफ रवाना हुए, जिसमें राजकुमारी चंद्रकांता की दरबारी तस्वीर देखी थी और जहां कई औरतें इनको कैदियों की तरह गिरफ्तार करके ले गई थी। उसमें जाने का रास्ता इनको मालूम था। जब कुमार उस दरवाजे के पास पहुंचे जिसमें से होकर ये लोग उस बाग में पहुंचे थे, तो वहां एक कमसीन औरत नजर आई जो इन्हीं की तरफ आ रही थी। देखने में खूबसूरत और पोशाक भी उसकी बेशकीमती थी। हाथ में एक खत लिए कुमार के पास आकर खड़ी हो गई। खत कुमार के हाथ में दे दिया। उन्होंने ताज्जुब में आकर खुद उस खत को पढ़ा। लिखा हुआ था, कई दिनों से आप हमारे इलाके में आए हुए हैं, इसीलिए आपकी मेहमानदारी हमको लाजिम है। आज सब सामान दुरुस्त किया है, इस लड़की के साथ आइए और झोपड़ी को पवित्र कीजिए। इसका एहसान जन्म भर न भूलूंगा। सिद्धनाथ योगी। कुमार ने खत तेज सिंह के हाथ में दे दिया। उन्होंने पढ़कर कहा, साधु हैं, योगी हैं, इसी से इस खत में कुछ हुकूमत भी झलकती है। देवी सिंह और ज्योतिषी जी ने भी खत को पढ़ा। शाम हो चुकी थी। कुमार ने अभी उस खत का कुछ भी जवाब नहीं दिया था कि तेज सिंह ने उस औरत से कहा, हम लोगों को महात्मा जी की खातिर मंजूर है, मगर अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। घड़ी भर के बाद चलेंगे, क्योंकि संध्या करने का समय हो चुका है। औरत, तब तक मैं ठहरती हूँ, आप लोग संध्या कर लीजिए। अगर हुक्म हो तो संध्या के समय के लिए जल और आसन ले आऊं। देवी सिंह, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। औरत, तो फिर यहाँ संध्या कैसे कीजिएगा? इस बाग में कोई नहर नहीं, बावड़ी नहीं। तेज सिंह, उस दूसरे बाग में बावड़ी है। औरत, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है? मैं अभी सब सामान लिए आती हूँ, या फिर मेरे साथ चलिए, उस बाग में संध्या कर लीजिएगा। अभी तो उसका समय भी नहीं बीत चला है। तेज सिंह, नहीं, हम लोग इसी बाग में संध्या करेंगे। अच्छा, जल ले आओ। इतना सुनते ही वह औरत लपकती हुई तीसरे बाग में चली गई। कुमार, इस खत को भेजने वाले अगर वे ही योगी हैं जिन्होंने मुझे कूदने से बचाया था, तो बड़ी खुशी की बात है। जरूर वहां वन कन्या से भी मुलाकात होगी। मगर तुम रुक क्यों गए? उसी बाग में चलकर संध्या कर लेते। मैं तो उसी वक्त कहने को था, मगर यह समझकर चुप ही रहा कि शायद इसमें भी तुम्हारा कोई मतलब हो। तेज सिंह, जरूर ऐसा ही है। देवी सिंह, क्यों उस्ताद, इसमें क्या मतलब है? तेज सिंह, देखो, मालूम ही हुआ जाता है। कुमार, तो कहते क्यों नहीं, आखिर कब बताओगे? तेज सिंह, हमने यह सोचा कि कहीं योगी जी हम लोगों से धोखा ना करें, कि खाने पीने में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दें। जब हम लोग बेहोश हो जाएं तो उठवाकर खो के बाहर रखवा दें और यहाँ आने का रास्ता बंद करवा दें। ऐसा होगा तो कुल मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखिए, आप भी इसी बाग में बेहोश किए गए थे जब कैदी बनाकर लाए गए थे, और प्यास लगने पर एक कटोरा पानी पिया था, उसी वक्त बेहोश हो गए और खो में ले जाकर रख दिए गए। अगर ऐसा ना हुआ होता तो उस समय कुछ न कुछ हाल यहाँ का मिल गया होता। फिर मैं यह भी सोचता हूँ कि अगर हम लोग वहां जाकर भोजन से इनकार करेंगे तो ठीक ना होगा, क्योंकि दावत कबूल करके मौके पर खाने से इनकार करना उचित नहीं है। देवी सिंह, तो फिर इसकी क्या तरकीब सोची है? तेज सिंह हंसकर, तरकीब क्या, बस वही तिलस्मी गुलाब का फूल घिसकर सभी को पिलाऊंगा और आप भी पीऊंगा। फिर रात दिन तक बेहोश करने वाला कौन है? कुमार, हाँ ठीक है, पर वह वैद्य भी कैसा चतुर होगा जिसने दवाइयों से ऐसे काम के नायाब फूल बनाए। तेज सिंह, ठीक ही तो है। इतने में वही औरत सामने से आती दिखाई पड़ी। उसके पीछे तीन लड़कियां आसन, पंचपात्र, जल इत्यादि हाथों में लिए आ रही थीं। उस बाग में एक पेड़ के नीचे कई पत्थर बैठने लायक रखे हुए थे। औरतों ने उन पत्थरों पर सामान दुरुस्त कर दिया। इसके बाद तेज सिंह ने उन लोगों से कहा, अब थोड़ी देर के वास्ते तुम लोग अपने बाग में चली जाओ, क्योंकि औरतों के सामने हम लोग संध्या नहीं करते।
आप ही लोगों की खिदमत करते जन्म बीत गया। ऐसी बात क्यों कहते हैं? सीधी तरह से क्यों नहीं कहते हट जाओ, लो मैं जाती हूँ। कहती हुई वह औरत लड़कियों को साथ लेकर चली गई। उसकी बात पर ये लोग हंस पड़े और बोले, जरूर यारों के संग रहने वाली है। संध्या करने के बाद तेज सिंह ने तिलस्मी गुलाब का फूल पानी में घिसकर सभी को पिलाया तथा आप भी पिया। तब राह देखने लगे कि फिर वह औरत आए तो उसके साथ हम लोग चले। थोड़ी देर बाद वही औरत फिर आई। उसने इन लोगों को चलने के लिए कहा। ये लोग भी तैयार थे, उठ खड़े हुए और उसके पीछे पीछे रवाना होकर तीसरे बाग में पहुंचे। अय्यारों ने अभी तक इस बाग को नहीं देखा था, मगर कुंवर वीरेंद्र सिंह इसे खूब पहचानते थे। इसी बाग में वे कैदियों की तरह लाए गए थे और यहीं पर कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर का दरबार देखा था। मगर आज इस बाग को वैसा नहीं पाया। ना तो वो रोशनी थी, ना उतने आदमी। हाँ, 5-7 औरतें इधर उधर घूमती फिरती दिखाई पड़ी और 2-3 पेड़ों के नीचे कुछ रोशनी भी थी, जहाँ उसका होना जरूरी था। शाम हो गई थी, बल्कि कुछ कुछ अंधेरा भी हो चुका था। वह औरत इन लोगों को लिए उस कमरे की तरफ चली जहां कुमार ने तस्वीर का दरबार देखा था। रास्ते में कुमार सोचते जाते थे, चाहे जो हो, आज सब भेद मालूम किए बिना योगी का पिंड न छोड़ूंगा। हाल मालूम हो जाएगा कि वन कन्या कौन है, तिलस्मी किताब उसने कैसे पाई थी, हमारे साथ उसने इतनी भलाई क्यों की और चंद्रकांता कहाँ चली गई। दीवान खाने में पहुंचे। आज यहाँ तस्वीर का कोई दरबार न था, बल्कि उन्हीं योगी जी का दरबार था जिन्होंने पहाड़ी से कूदते हुए कुमार को बचाया था। लंबा चौड़ा फर्श बिछा हुआ था, उसके ऊपर एक मृगशाला बिछाए योगी जी बैठे हुए थे। बाईं तरफ कुछ पीछे हटकर वन कन्या बैठी हुई थी और सामने की तरफ 4-5 लड़कियां हाथ जोड़े खड़ी थी। कुमार को आते देख योगी जी उठ खड़े हुए, दरवाजे तक आकर उनका हाथ पकड़ अपनी गद्दी के पास ले गए और अपनी बगल में दाईं ओर मृगशाला पर बिठाया। वन कन्या उठकर कुछ दूर जा खड़ी हुई और प्रेम भरी निगाहों से कुमार को देखने लगी। सब तरफ से हटकर कुमार की निगाह भी वन कन्या की तरफ जा टिकी। इस वक्त इन दोनों की निगाहों से मोहब्बत, हमदर्दी और शर्म टपक रही थी। चारों आंखें आपस में घुल रही थी। अगर योगी जी का ख्याल ना होता तो दोनों दिल खोलकर मिल लेते, मगर नहीं। दोनों ही को इस बात का ख्याल था कि इन प्रेम की निगाहों को योगी जी न जानने पाए। कुछ ठहर कर योगी और कुमार में बातचीत होने लगी। योगी, आप और आपकी मंडली के लोग कुशल मंगल से तो हैं? कुमार, आपकी दया से हर तरह से प्रसन्न है, परंतु। योगी, परंतु क्या? कुमार, परंतु कई बातों का भेद न खुलने से तबीयत को चैन नहीं है। फिर भी आशा ये है कि आपकी कृपा से हम लोगों का यह दुख भी दूर हो जाएगा। योगी, परमेश्वर की दया से अब कोई चिंता न रहेगी और आपके सब संदेह मिट जाएंगे। इस समय आप लोग हमारे साक सत्तू को कबूल करें। इसके बाद रात भर हमारे और आपके बीच बातचीत होती रहेगी। जो कुछ पूछना हो पूछिएगा। ईश्वर चाहेंगे तो अब किसी तरह का दुख उठाना न पड़ेगा और आज ही से आपकी खुशी का दिन शुरू होगा। योगी की अमृत भरी बातों ने कुमार और उनके अय्यारों के सूखे दिलों को हरा कर दिया। तबीयत प्रसन्न हो गई। उम्मीद बंध गई कि अब सब काम पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद भोजन का सामान दुरुस्त किया गया। खाने की जितनी चीजें थीं सभी ऐसी थीं कि सिवाय राजा महाराजाओं के और किसी के यहाँ भी ना पाई जाएं। खाने पीने से निश्चित होने पर बाग के बीचों बीच पत्थर के खूबसूरत चबूतरे पर फर्श बिछाया गया और उसके ऊपर मृगशाला बिछाकर योगी जी बैठ गए। अपनी बगल में कुमार को बैठा लिया। उनसे कुछ दूर हटकर वन कन्या अपनी 2 सखियों के साथ बैठी और जितनी औरतें थीं हटा दी गईं। रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी थी। चंद्रमा अपनी पूर्ण किरणों से उदय हो रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी जिसमें सुगंधित फूलों की मीठी महक उड़ रही थी। योगी ने मुस्कुराकर कुमार से कहा, अब जो कुछ पूछना हो पूछिए, मैं सब बातों का जवाब दूंगा और जो कुछ काम आपका अभी तक अटका है उसको भी कर दूंगा। कुंवर वीरेंद्र सिंह के जी में बहुत सी ताज्जुब की बातें भरी हुई थी। हैरान थे कि पहले क्या पूछूं। आखिर खूब संभल कर बैठे और योगी जी से पूछने लगे। अगले अंक में सुनेंगे कि योगी जी ने कुमार को क्या बताया और चंद्रकांता मिली या नहीं, और जालिम खां और आफत खां का क्या हुआ। बद्रीनाथ अय्यार ने उन्हें गिरफ्तार किया या नहीं। तो बने रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और सुनते रहिए
चंद्रकांता की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तो अवश्य ही कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।